भारत वो देश जहां हर कुछ किलोमीटर पर भेष बदल जाता है और हर कुछ किलोमीटर पर भाषा का लहजा, और यही हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती है, हमारी विविधता वाली पहचान। लेकिन क्या हो जब यही पहचान, हमारी सबसे बड़ी ताकत, एक ऐसी दरार बन जाए जो हमें ही आपस में बांटने लगे, जब भाषाओं की मिठास जुबानी जंग में बदल जाए। आज बात करेंगे एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर जो हमारी राष्ट्रीय एकता को बार बार चुनौती देता है। आज बात होगी लैंग्वेज वॉर की। क्या ये सिर्फ भाषाओं का टकराव है या इसके पीछे कुछ ऐसी गहरी भावनाएं और राजनीति छिपी है? लेकिन इससे पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, मुझे किसी भी भाषा से कोई परेशानी नहीं है। मैं खुद भारत की भाषाई विविधता की बहुत इज्जत करता हूँ। हर भाषा में एक इतिहास है, एक संस्कृति है। यह वीडियो किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस सोच के खिलाफ है जो भाषा को हथियार बना देती है। तो आइए अब समझते हैं कि यह भाषा का टकराव आखिर क्यों हो रहा है। देखिए, भाषा सिर्फ बोलने के लिए शब्दों का एक जरिया नहीं, यह हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी पहचान और हमारा इतिहास है। मातृभाषा में बात करने का मतलब है हमारी जड़ों से, अपने आप से जुड़ना। लेकिन हाल के दिनों में भारत के कुछ हिस्सों से, खासकर महाराष्ट्र से, ऐसी खबरें सामने आ रही है जो कई सवाल खड़े करती है। क्या अब किसी राज्य में रहने का मतलब ये हो गया कि आप सिर्फ वहीं की भाषा बोले? हिंदी मराठी बोल नहीं आता, नहीं आता। ऑफिसला कामाला आहे? क्यों बोला तो मराठी बोलायला लागणार। कुछ लोग ये कह रहे हैं अगर यहाँ पे रहना है तो हमारी भाषा बोलो, पर सवाल ये है, क्या भाषा मजबूरी से बोली जा सकती है? क्या इसे किसी पे जबरदस्ती थोपा जा सकता है? और क्यों किसी को हिंदी भाषा बोलने के लिए पीटा जा रहा है, जैसे हमने हाल ही में कुछ वायरल वीडियोस में देखा है? महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? आज हम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पर बात नहीं करेंगे, हम फैक्ट की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जरा इतिहास में झांकते हैं कि भारत की भाषाई विविधता कैसे बनी और कहां से यह विवाद शुरू हुआ। इतिहास में यह भाषाई टकराव कब कब और क्यों बढ़ गए, आखिर इन घटनाओं का हमारी राष्ट्रीय एकता पर क्या असर पड़ता है। तो भारत दुनिया के सबसे भाषाई विविधता वाले देशों में से एक है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन हकीकत में भारत में 120 से ज्यादा प्रमुख भाषाएं हैं और हजारों अलग अलग बोलियां बोली जाती है। यह है हमारी असली विविधता में एकता। लेकिन यह भाषाई पहचान हमेशा से इतनी शांतिपूर्ण नहीं रही, और यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी भाषा एक सेंसिटिव टॉपिक रही है। जब भारत आजाद हुआ तो एक राष्ट्र एक भाषा का विचार जोर पकड़ रहा था। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात हुई, लेकिन गैर हिंदी भाषी राज्यों, खासकर दक्षिण भारत में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। 1960 के दशक में तमिलनाडु में एंटी हिंदी आंदोलन हुए, हिंसक प्रदर्शन हुए और आत्मदाह तक की घटनाएं हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत में राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन लिंग्विस्टिक बेसिस पर हुआ, जैसे आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषियों के लिए, महाराष्ट्र मराठी भाषियों के लिए, कर्नाटक कन्नड़ भाषियों के लिए। यह एक समझदारी भरा कदम था जिसने भाषाई पहचान को मान्यता दी। इस विरोध के बाद एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाया गया, जिसमें बच्चों को अपनी मातृभाषा हिंदी, अगर वो हिंदी भाषी नहीं है, और इंग्लिश पढ़ाई जाए। इसका मकसद लैंग्वेज ब्रिज बनाना था, न कि किसी पर यह भाषा थोपना। इतिहास में तो हमने इसका समाधान ढूंढ लिया था, लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है? आजादी के बाद से देश में इंटरनल माइग्रेशन काफी ज्यादा हो रहा है। लोग रोजगार के लिए, बेहतर लाइफस्टाइल के लिए अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली जैसे शहर मैग्नेट बन गए हैं, जहां अलग अलग राज्यों से लोग आकर बस रहे हैं। जब अलग अलग भाषा और समुदाय के लोग एक ही शहर में साथ रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके बीच संवाद के लिए एक कॉमन लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। अक्सर ये इंग्लिश या उस राज्य की प्रमुख भाषा होती है। लेकिन इस दौरान रीजनल आइडेंटिटी का मुद्दा भी तेजी से उभरा है। कुछ समूह ये मानते हैं कि बाहर से आने वाले लोग लोकल कल्चर और भाषा पर हावी हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी भाषा को सम्मान नहीं मिल रहा, और ये एक तरह का अतिक्रमण है, और यहीं से शुरू होता है वो भाषा का टकराव। अब सवाल ये है कि टकराव आखिर क्यों होता है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो किसी पर भी कोई भी भाषा थोपना, चाहे वो किसी भी तरह से हो, क्यों इतना घातक है और इसके पीछे क्या साइकोलॉजी काम करती है? तो जब आप किसी व्यक्ति को उसकी मातृभाषा बोलने से रोकते हैं या उस पर कोई दूसरी भाषा थोपते हैं, तो आप सिर्फ भाषा पर हमला नहीं कर रहे होते, बल्कि उसकी पहचान पर हमला कर रहे होते हैं। और याद रखिए, किसी पर भी कोई भी भाषा थोपी जाए यह कोई समाधान नहीं है। जबरदस्ती अगर किसी इंसान पर कुछ थोपा जाए, चाहे वो भाषा हो, विचार हो या पहनावा, वो उसे कभी दिल से स्वीकार नहीं करता। और जब भी चीजें दिल से नहीं अपनाई जाती तो वो सिर्फ दबाव बनती है, रिश्ता नहीं। भाषा सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया नहीं,
ये हमारी सोच को आकार देती है। ये हमारी भावनाएं, हमारी संस्कृति और हमारी लोक कथाएं सब कुछ हमारी मातृभाषा में ही बसा है और इसे छीनने की कोशिश करना लोगों में गुस्सा और प्रतिरोध पैदा करता है। कुछ रीजनल पार्टीज या समूह सन ऑफ सॉइल की थ्योरी को बढ़ावा देते हैं, यानी इस धरती के असली बेटे हम हैं और बाहर से आने वाले लोग अजनबी है। यह मानसिकता स्थानीय बनाम बाहरी का विभाजन पैदा करती है और भाषाई पहचान को इस विभाजन का सबसे बड़ा हथियार बनाया जाता है। मुंबई में मराठी मानुस का मुद्दा, बेंगलोर में कन्नडिगा गौरव का मुद्दा, असम में असमिया पहचान का मुद्दा, ये सब इसी सन ऑफ सॉइल की थ्योरी से जुड़े हैं। भाषाई विवाद के पीछे अक्सर एक आर्थिक एंगल भी होता है। जब बाहर से लोग आते हैं तो स्थानीय लोगों को लगता है कि उनकी नौकरियां, उनके संसाधन छीने जा रहे हैं और भाषा को एक बैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि बाहरी लोगों की एंट्री मुश्किल हो जाए। अगर आपको मराठी नहीं आती तो आप यहाँ दुकान नहीं चला सकते, नौकरी नहीं कर सकते। ये एक तरीका है बाहरी लोगों को रोकने का। भाषाई विवाद को अक्सर राजनीतिक दल हवा देते हैं। उन्हें पता है कि भाषाई पहचान लोगों को आसानी से एकजुट कर सकती है और इसका इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया जा सकता है। जब एक नेता कहता है कि हमारी भाषा खतरे में है, यह वाक्य सुनने में भावनात्मक लगता है, लेकिन कई बार इसके पीछे असली मकसद होता है राजनीतिक जमीन पक्की करना, न कि भाषा को बचाना। जब महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी को तीसरी भाषा बनाने का फैसला वापस लिया तो राजनीतिक दलों में इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई। यह दर्शाता है कि भाषा के मुद्दे का कितना राजनीतिकरण हो चुका है। भारत में एक मल्टी लैंग्वेज कल्चर है। यहाँ हर व्यक्ति को कई भाषाएं सीखने का अवसर मिलता है। मातृभाषा, राज्य की भाषा, राष्ट्रीय भाषा और इंटरनेशनल लैंग्वेज भी। ये एक ताकत है, लेकिन जब जबरदस्ती होती है तो ये ताकत कमजोरी में बदल जाती है। हमारा संविधान भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करता है। आर्टिकल 29 भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और भाषा के संरक्षण का अधिकार देता है। आर्टिकल 350A कहता है कि हर राज्य भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्रदान करने की सुविधा दे। यह प्रावधान दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता भारत की भाषाई विविधता का कितना सम्मान करते थे, लेकिन रियल लाइफ में हालात क्या है यह हम सबको पता है। चलिए अब हम हाल की कुछ घटनाओं पर नजर डालते हैं, खासकर महाराष्ट्र में जो हो रहा है। यह सिर्फ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, यह उन लोगों की हकीकत है जो इसे झेल रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में 1st से लेकर 5th स्टैंडर्ड तक हिंदी को 3rd कंपलसरी लैंग्वेज बनाने का प्रस्ताव रखा था। इसके खिलाफ MNS और शिवसेना UBT जैसे दलों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। उनके नेताओं ने इसे हिंदी थोपने का प्रयास बताया। सरकार को इसके आगे झुकना पड़ा और इस आदेश को वापस लेना पड़ा। कुछ दिन पहले मुंबई के पास मीरा भाईंदर में एक मिठाई की दुकान के मालिक को कुछ लोगों ने सिर्फ इसीलिए पीटा क्योंकि उसके कर्मचारी ने मराठी में बात नहीं की और उसने कहा कि यहाँ पर सभी भाषाएं बोली जाती है। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा। सोचिए, एक भारतीय को अपने ही देश के एक हिस्से में सिर्फ भाषा के कारण पीटा जाए। क्या यह हमारा विविधता वाला भारत है या एक ऐसा देश जहाँ भाषा हमें बांट रही है? और मैं आपसे भी एक सवाल पूछता हूँ, किसी एक राज्य में रहते हुए अगर कोई व्यक्ति वहाँ की स्थानीय भाषा नहीं बोलता तो क्या वो उस भाषा का अपमान कर रहा है? मतलब अगर आप गुजरात में रहते हुए हिंदी भाषा में बात करते हैं तो क्या वो गुजराती भाषा की बेइज्जती है? जाहिर है ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आपको लोकल भाषा नहीं बोलनी चाहिए, बल्कि अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ की भाषा सीखें तो ये एक सम्मान की बात हो सकती है। लेकिन जबरदस्ती किसी पर भाषा थोप देना ये किसी भी संस्कृति को बढ़ावा नहीं देता। कोई भी चीज जब दिल से अपनाई जाती है तभी उसका असर होता है, वरना वो सिर्फ एक दबाव बन के रह जाती है। MNS जैसे संगठनों ने इस घटना का बचाव किया, यह कहकर कि दुकान के मालिक ने मराठी का अपमान किया था। लेकिन यहाँ पर सभी भाषाएं बोली जाती है, यह कहना किसी भाषा का अपमान कैसे हो सकता है? और इस बात पर किसी को मारना यह कैसे जायज हो सकता है? तो क्या ये कानून अपने हाथ में लेना नहीं है? और पुलिस ने FIR दर्ज की लेकिन आरोपियों को तुरंत बेल भी मिल गई। क्या ये कानून व्यवस्था का मजाक नहीं है? और यहाँ एक और बात गौर करने लायक है। पॉलिटिकल लीडर का काम होता है विवाद को बढ़ने से रोकना, लेकिन हाल ही में MNS के एक नेता का बयान आया कि आप लोगों को मारिए मगर वीडियो मत बनाइए। एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याची व्हिडिओ काढू नका। यह शब्द एक नेता के रूप में न केवल चिंता बढ़ाने वाला है, बल्कि यह दर्शाते हैं कि राजनीति किस तरह से विवाद के इर्द गिर्द भावनाओं को हवा देती है। यानी इस तरह की घटना सिर्फ भाषा का विवाद नहीं है, यह सीधे सीधे कानून व्यवस्था और शांति भंग करने की कोशिशें हैं। कुछ साल पहले असम और मिजोरम के बीच सीमा पर एक हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भाषा भी एक बड़ा कारण थी। असमिया और मिजो भाषा बोलने वाले लोगों के बीच तनाव ने कई जानें ले ली थी। बेंगलोर में भी अक्सर कन्नड़ भाषा के प्रयोग को लेकर तनाव देखा जाता है। मेट्रो स्टेशन पर हिंदी साइन हटाने की मांग होती है और कन्नड़ को कंपलसरी करने को लेकर प्रदर्शन होते रहते हैं।
ये घटनाएं दिखाती है कि भाषा सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं है, ये लोगों की भावनाओं से जुड़ी है। जब इस पर राजनीति हावी होती है या इसे थोपने की कोशिश की जाती है तो उसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। ये चीजें समाज में विभाजन, हिंसा और राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकती है। तो क्या हम एक ऐसे देश की ओर बढ़ रहे हैं जहां अपनी भाषा के अलावा कोई दूसरी भाषा बोलना गुनाह माना जाएगा, या हम उस भारत की ओर लौटेंगे जहां अनेकता में एकता सिर्फ एक नारा नहीं था बल्कि एक हकीकत थी? किसी पे भाषा थोपना, चाहे वो बहुमत की भाषा हो या अल्पसंख्यक की, हमेशा ही समाज में दरार पैदा करती है। हमारी ताकत हमारी विविधता में है। एक मराठी भाषी को हिंदी या इंग्लिश सीखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और एक हिंदी भाषी को महाराष्ट्र में रहते हुए मराठी सीखने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। यह आपसी सम्मान और सहिष्णुता का मामला है, जबरदस्ती का नहीं। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है हर भाषा का सम्मान करें। यह समझे कि हर भाषा की अपनी गरिमा और इतिहास है। साथ साथ हमारे संविधान के प्रावधानों का सम्मान करें जो भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करते हैं। और इसके अलावा हमें हमारी एजुकेशन सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी। बच्चों को भाषाएं चुनने और सीखने का अधिकार देना होगा, न कि उनको भाषाएं थोपी जाए। भाषाई बाधाओं को आर्थिक अवसरों से न जोड़े। हर भारतीय को देश के किसी भी हिस्से में काम करने और बसने का अधिकार है। और यहाँ पर राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है। राजनेताओं को इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्हें लोगों को जोड़ने की बात करनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। एक देश में रहते हुए हमें एक दूसरे की भाषा का सम्मान करना चाहिए, न कि एक दूसरे पर अपनी भाषा थोपनी चाहिए। और आप खुद सोचिए, अगर महाराष्ट्र में रहने वाला कोई इंसान भारत के 10 अलग अलग राज्यों में घूमेगा तो हर राज्य में उसे एक नई भाषा मिलेगी। तो क्या हर जगह पर उस पर यह दबाव बनाया जाएगा कि पहले हमारी भाषा सीखो? अगर हर राज्य इस तरह से व्यवहार करने लगे तो एक आदमी कितनी भाषा सीखेगा? यह कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल बात नहीं है। इसीलिए जरूरत है सम्मान की, न कि थोपने की। भाषा अगर दिल से सीखी जाए तो ये जुड़ाव बनाती है, लेकिन अगर जबरदस्ती दिखाई जाए तो ये दूरी पैदा करती है। और आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जिस भारत की हम कल्पना करते हैं, क्या वो सिर्फ एक भाषा का देश है या वो एक ऐसा देश है जहाँ हर भाषा, हर संस्कृति, हर पहचान को सम्मान मिलता है और हम एक दूसरे की विविधता का जश्न मनाते हैं? क्या आप अपनी भाषा से प्यार करते हुए भी दूसरे की भाषा का सम्मान नहीं कर सकते? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अंत में एक बार फिर साफ कर देना चाहता हूँ, मेरा मकसद किसी भी भाषा का विरोध करना नहीं है। हर भाषा अपने आप में खूबसूरत है। अपनी भाषा से लगाव जरूरी है, लेकिन दूसरों की भाषा का सम्मान भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि भाषा जोड़ने का जरिया है, तोड़ने का नहीं। तो आखिर में आपसे इतना ही अनुरोध है कि अपनी भाषा से लगाव बनाइए, लेकिन दूसरों की भाषा का भी उतना ही सम्मान कीजिए। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। जय हिंद।